फ्री यूनिट लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम आईपीसी का जो सामान्य इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आईपीसी का चैप्टर 1 जो कि चैप्टर उसका नाम है इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना वैसे भारत के संविधान में जो पहला चैप्टर देखा है वहां भी लिखा हुआ है और यहाँ भी प्रस्तावना शब्द दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना में परिचय बताया गया है कि चैप्टर 1 में ये बताया कि सेक्शन 1 से लेकर 5 तक जो 1 नंबर चैप्टर है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो कि पीछे देख चुके हैं कि भारतीय दंड संहिता है वो 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई थी, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। इसमें जो सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि शोर्ट टाइटल क्या है, उसका एक्सटेंट के कहां तक है और उसका कमिटमेंट कब हुआ, यानी इस संहिता का नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक होगा और ये किस दिन लागू होगी, ये बात सेक्शन 1 बताता है। तो इसका नाम भारतीय दंड संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। संपूर्ण भारत का मतलब संपूर्ण भारत में। पहले क्या था, जे.एंड.के आक्षेप होता था, वो जो कि 31 अक्टूबर 2019 को हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया था और 35A भी इसको हटा करके एक भारत का ही के अंदर मिला दिया गया है। वहां पर जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले रणवीर संहिता लागू होती थी। रणवीर संहिता के तहत उसे काम होते थे। हमारे भारत में भारतीय दंड संहिता लागू होती थी, लेकिन अब वहां पर भी भारतीय दंड संहिता का ही विस्तार है। भारतीय दंड संहिता के तहत ही उसको दंडित किया जाएगा। किसी अगर कोई व्यक्ति वहां अपराध कर लेता है तो भारत में यानी हमारे जो आईपीसी लागू होती है उसी प्रकार से वहां दंडित किया जाएगा। फिर सेक्शन 2 ये कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे तो भारत का निवासी है या कोई विदेशी है, भारत के अंदर कोई ऑफेंस कर देता है, कोई भी अपराध कर देता है, विधि विरुद्ध तरीके से क्या करता है, कोई एक्ट कर देता है या कोई ओमिशन कर देता है, कोई भी एक्ट करता है या कोई ओमिशन कर देता है, तो भारत के अंदर ही उसकी ट्रायल होगी, उसके अंदर ही उसका विचारण होगा। अब इसमें आएगा कि कौन, कि हर एक व्यक्ति को क्या है पनिशमेंट दिया जाएगा या दंडित किया जाएगा। अब हर एक व्यक्ति कौन होता है, हर एक व्यक्ति का अगर डेफिनेशन देखें तो आईपीसी के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है कि हर एक व्यक्ति, कोई भी निगम, कोई भी निकाय, कोई संगठन, उसको हम व्यक्ति शब्द में मानते हैं। लेकिन व्यक्ति उसको कहोगे कैसे, जबकि सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 ये कहता है कि लिंग की बात करता है कि पुरुष किसको कहोगे, जो पुरुष जाति का या जो इस नर जाति का जो बोध कराता है, मतलब इंग्लिश में ही शब्द में ही सी शब्द शामिल है, ही में ही सी शब्द शामिल है, उसको अलग से कहीं पूरी आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए कि हर व्यक्ति में पुरुष भी शामिल होगा और वहां पे कोई निगम भी हुआ, निकाय भी हुआ, कोई संगठन है, कोई संस्था है, वो क्या है व्यक्ति शब्द में शामिल होगा। इस प्रकार से फिर हम क्या है 2 लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी किसकी, लायबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेशन, जो कि लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन व्यक्ति शब्द में शामिल है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ मास्टर, यानी लायबिलिटी ऑफ मास्टर क्या होगा, यानी स्वामी का क्या दायित्व है। तो सामान्य विधि ये कहती है कि कोई भी स्वामी है, अगर उसका सेवक कोई आपराधिक कार्य करके आ जाता है, अगर कोई भी आपराधिक कर देता है तो मालिक उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर किसी भी विधि में उसने स्पष्ट कर दिया है कि कोई
सेवक अगर कोई अपराध करके आ जाता है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा, तो फिर वह मास्टर या मालिक या ओनर अपने दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात कहने का अर्थ है कि वो छूट प्रदान नहीं कर सकता, छूट प्राप्त नहीं कर सकता। ये हमारी लायबिलिटी आगे निगम और मास्टर की। फिर कहता है कि कुछ व्यक्तियों को भारत के अंदर आईपीसी के तहत छूट प्रदान की गई है कि अगर वो व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। वो कौन से व्यक्ति हैं? तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उच्च दर्जे की व्यक्ति हैं, जो ऑनरेबल व्यक्ति हैं। तो ऑनरेबल व्यक्तियों में सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है, राष्ट्रपति आता है, गवर्नर आता है, राज्यपाल आता है, फिर हमारा प्रधानमंत्री जी आते हैं। कि ये जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति आते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 का खंड एक ये कहता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों के प्रयोग में कोई ऐसा कार्य कर देता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा भारतीय विधि के तहत। इसका खंड 2 ये कहता है कि उसी पीरियड के ड्यूरिंग या उसी पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल मैटर दर्ज नहीं होगा। फिर तीसरा खंड ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी समन जारी नहीं होगा, कोई भी आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। फिर ये कहता है अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री में जो कोई है, अगर उसने पद ग्रहण करने से पहले या बाद में अगर अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कोई ऐसा कार्य कर दिया है तो ड्यूरिंग पीरियड कोई भी व्यक्ति उससे रिलीफ या अनुतोष नहीं मांगने का दावा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति दावा करता भी है तो क्या करना होगा? उसका को अपना नाम, एड्रेस स्पष्ट शब्दों में लिख करके उस व्यक्ति को या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सूचना देनी होगी। और उस 2 महीने के दौरान, उस 2 माह के दौरान किसी प्रकार का कोई दावा दर्ज नहीं होगा या संस्थित नहीं होगा। ये जो 361 के 4 खंड दिए गए हैं, इन खंडों में ये 4 बातें बताई गई हैं। फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में उन्मुक्तियां या छूट प्रदान की गई है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय विधि है, उसके अंदर भी कुछ व्यक्तियों को क्या है, ये छूट प्रदान की गई है। जैसे राष्ट्रपति, ये अपना आता है फॉरेन सोवरेन विदेशी संप्रभु जो है। फिर हमारा आता है अम्बेसडर, जो राजदूत होते हैं। फिर हमारा आता है एलियन इनेमीज, जो विदेशी आर्मी होती है। फिर हमारा आता है फॉरेन आर्मी। ये इन व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में छूट प्रदान की गई है। इनके विरुद्ध भी कोई दावा इंस्टीट्यूट नहीं किया जाता है। फिर कहते हैं विद इन इंडिया, कि हम कहते हैं भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड। तो भारत के भीतर एक्सटेंट कहां तक होगा, कहां तक उसका विस्तार है? तो विद इन इंडिया कहेंगे हम, जो कि 12 मील तक सागर खंड के बारे में बताया। समुद्री जो हिस्सा है वो कहां तक होगा? 12 मील तक होगा। 1977 में जो इसको 200 मील तक कर दिया गया है। ये हमारा इसकी विद इन इंडिया का एक्सटेंट है। फिर हमारा सेक्शन 3 आता है कि भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से परे जाकर के भारत का निवासी है, अगर कोई अपराध कर देता है तो भारत में ही उसकी ट्रायल या विचारण होगा। जैसे भारत का व्यक्ति है, इंग्लैंड में जाकर के कोई अपराध कर देता है या ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई अपराध कर देता है तो उसकी ट्रायल भारत के अंदर होगी। जैसे कि भारत का कोई निवासी है, का एग्जाम्पल लिया, युगांडा में जाकर के हत्या कर देता है तो उसकी ट्रायल विद इन इंडिया ही होगी। इस प्रकार से
जैसे फिर हमारा राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, ये तो बियॉन्ड टेरिटोरी विद इन इंडिया, यानी इंडिया से बाहर जाकर के करता है। ये राज्य क्षेत्रातीत या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या क्षेत्रातीत कहां तक होगा, इसका विस्तार है वो, यानी क्षेत्रातीत कहां तक होगा। तो क्षेत्रातीत में दो बातें बताइए। एक तो इंडिया का कोई निवासी है, इंडिया का कोई निवासी है और भारत के अंदर किसी युद्ध या विमान का रजिस्ट्रेशन है और वो बाहर कहीं पर भी उड़ रहा है आकाश में, या कहीं पे खड़ा है, कहीं पे चला गया, तो उस विमान में अगर चोरी हो जाती है तो भी उसकी ट्रायल कहां, भारत के अंदर ही होगी। ये बात सेक्शन 4 में बताई गई है कि भारत के व्यक्ति के द्वारा या भारत का कोई युद्ध या पोत या विमान है तो उसके द्वारा भी कोई अपराध कर दिया जाता है तो ट्रायल उसकी भारत के अंदर ही होगी। फिर हम सेक्शन 5 पे आते हैं कि सेक्शन 5 ये कहता है कि ये एक्ट कुछ विधियों को पर लागू नहीं होगा, यानी उसको ओवरराइड इफेक्ट नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, यहाँ पे ये बताता है कि भारत की सेना के अफसरों को, भारत की सेना के अफसरों को क्या है, ओवरराइड इफेक्ट नहीं करेगा, या भगोड़ों पे ये विधि लागू नहीं होगी। फिर हमारा कहता है कि जो विशेष विधि है या जो लोकल लॉज है, लोकल लॉज या स्पेशल लॉज, जो कि आईपीसी के 41 और 42 में डिफाइन किया गया है, तो उनके ऊपर भी ये क्या है, विधि लागू नहीं होगी। अगर ये विधि अपना कार्य करने में फेल्योर हो जाती है तो क्या है, आईपीसी अपना कार्य करेगी। इस प्रकार से आज जो हमारा भारतीय दंड संहिता का चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1 से लेकर 5 तक था, इसका हमने अध्ययन किया है। वैसे गहराई से तो कितना भी पढ़ो भले ही, लेकिन जो ब्रीफ है वो आज हमने समझ लिया है। अगर ये वीडियो समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना। धन्यवाद, थैंक यू।